बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नामक नगर में हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास रायपुर के अलावा भी दूर दूर से गांव के लोग पैसे लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वह लोग मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ हीरालाल ब्याज पर पैसे तो देता था, लेकिन वे उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वे समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता। इसके साथ साथ हीरालाल में 2 गुण और भी थे। वे बहुत ही दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे दूर दूर तक काफी प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से कालू और भूरू नाम के 2 ठग गुजर रहे थे। सेठ हीरालाल की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार लिए जाएं और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वे पैसे वापस भी ना करने पड़े। यह सोचकर उन दोनों ने एक योजना बनाई और सेठ हीरालाल के पास चल दिए। दोनों ठग सेठ हीरालाल की हवेली में पहुँचे और जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इस बार हमारे यहाँ कोई फसल नहीं हुई और हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफी सुना है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ हीरालाल उनकी बात सुनकर कहने लगा, भाई, मैंने तुमसे पैसे लेने का कारण और तुम्हारी रहने की जगह नहीं पूछी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक वापस करोगे। सेठ हीरालाल की बात सुनकर कालू ने कहा, सेठ जी, हमें 2000 रुपए की जरूरत है और हम आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की समय की बात सुनकर कालू मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है, कोई समय तो हम बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम आपका कर्ज इस जन्म में नहीं दे सके तो अगले जन्म में जरूर वापस कर देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ हीरालाल ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और यह भी लिख लो कि पैसे यह ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब ये सुना तो सेठ से कहने लगा, लेकिन सेठ जी, सेठ ने मुनीम की बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें 2000 रुपए दे दिए। दोनों ठग रुपया पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ हीरालाल को धन्यवाद देकर वहां से चल पड़े। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक, आप जानते हो कि वे आपके पैसे वापस करने नहीं आएंगे और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दिए? सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है और ये मैंने क्यों किया है, ये बात तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, कर्ज कर्म के समान होता है।
इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ हीरालाल की यह बातें मुनीम की समझ में नहीं आई। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी कालू ने कहा, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारी अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधार भला कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर बुरू ने कहा, चलो हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फायदा ही फायदा है। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफी समय हो गया था। रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। ये सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह घर एक किसान का था। किसान बाहर आया तो कालू ने किसान से कहा, भाई हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी ये बात सुनी तो कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनसे कहने लगा, अगर आपको खाने की जरूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूँ। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही काफी है। दोनों ही ठग काफी थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय कालू को कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। कालू वे आवाज सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने भूरू को उठाया और उसे सारी बात बताई। दोनों बहुत ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूर पर दो बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से चौंक गए। असल में यह आवाज उन बैलों की ही थी, जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देखकर कालू बोला, बैल और मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर भूरू ने कहा, भाई यह देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों बैल में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, वह इसलिए कि मेरा जो मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 200 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए महीनों से उसके पैसे उसकी बैलगाड़ी में जोत कर वह कर्ज चुका रहा था। कल मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर
अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वे दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है, तभी तो हमारा मालिक उससे कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वो आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो ये काफी मुश्किल वाली बात है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। यह सुनकर दूसरा बैल बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो दोस्त, यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसीलिए मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त, खैर छोड़ो हमारी बातों को, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? बैलों की यह बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वे ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया है? पहले बैल ने बताया, तुम यह पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया है। वे दोनों व्यक्ति ठग हैं और अब तक न जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर उससे कर्ज लेकर आए हैं। यह बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका गधा बनना पड़ेगा। उन बैलों की यह बात सुनकर दोनों ठगों के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, सुनो दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा ठग बोला, हाँ, और यह भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। यह बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सिर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इस जन्म में धुल जाएं। ये सोचकर दोनों ने तय किया कि वे सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उसके पैसे वापस कर देंगे, साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वे दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वे दोनों बैल दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान के रोने की आवाज से उन दोनों की नींद खुल गई। वे दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। यह देखकर दोनों ठग समझ गए कि वो बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल ने तो सचमुच दम तोड़ दिया है और वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वह किसान से कहने लगा, मेरा कर्ज तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो, मेरा एक बैल पहले ही मर गया है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वे किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। यह सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और रायपुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग
सेठ की हवेली पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ हीरालाल ने हैरानी से उनसे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर कालू बोला, सेठ जी आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों कालू और भूरू हैं। कल ही तो हमने आपसे 2000 रुपए का कर्ज लिया था। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही हैं जो कल कर्ज लेने आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वायदा किया था। मुनीम की बात सुनकर कालू और भूरू ने कहा, हाँ सेठ जी हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मूल के 2000 रुपए और साथ में ब्याज के 100 रुपए। हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ हीरालाल ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैं कर्ज वापस ऐसे नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था मैं उस समय ही ये कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ की बात सुनकर कालू ने कहा, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? कालू की बात सुनकर भूरू ने भी कहा, हाँ सेठ जी जब हम अभी आपका कर्ज लौटाना चाहते हैं तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब तुमने मुझे वादा किया था कि तुम यह कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूँगा। भूरू और कालू ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना पैसे लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहाँ से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब महात्मा ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। महात्मा ने उनको कहा, बेटा यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें सेठ का कर्ज उतारने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। महात्मा की बात मानकर वे दोनों आगे चल पड़े। थोड़ा सफर करने के बाद वे एक गांव में पहुंच गए। वे वही गांव था जिसके बारे में महात्मा ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है, ना ही कोई कुआं है और ना ही कोई तालाब। इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर तक जाना पड़ता था। वहाँ की हालत देखकर कालू के दिमाग में महात्मा की बात याद आई। वे सोचने लगा, अगर यहाँ कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। ये सोचकर कालू ने भूरू को अपनी योजना बताई। कालू भूरू के कान में धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर भूरू का चेहरा भी खिल गया। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वे एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। यह सब करवाने में उनका 2000 रुपए का खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर कालू ने भूरू से कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को
पानी के बारे में पता चलेगा तो वे पानी लेने के लिए जरूर आएंगे। भूरू ने कालू की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ गए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वे दोनों डंडा हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे अपना अपना बर्तन लेकर वहां पर पहुंच गए। गांव वालों को देखकर कालू ने कहा, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कालू ने उनकी बात सुनकर कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि रायपुर के सेठ हीरालाल जी का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ हीरालाल के पास पहुँचे और सेठ से प्रार्थना करने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ हीरालाल ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब सभी गांव वालों ने सारी बात सेठ हीरालाल को बताई और फिर कहा, सेठ जी आप हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वे दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? क्या वे मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी आपके कहने से वे हमें पानी जरूर भरने देंगे, हमें इस बात का विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ हीरालाल जब अपने मुनीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से ही उसने भूरू और कालू को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते हुए देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ से कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ क्या चक्कर चलाया है? उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई यहाँ तुमने क्या चक्कर चलाया है? इस कुएं को गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसीलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा दोगे तो हम उन्हें पानी जरूर भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, यह बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए मतलब? वह कैसे?
सेठ की बात सुनकर भूरू बोला, सेठ जी, वे मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 1 महीने पहले आपसे 2000 रुपयों का कर्ज लिया था, उन्हीं रुपयों से हमने ये कुआं बनवाया है। अगर आप ये कह दें कि यह कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वह मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर कालू ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, चाहे ये लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाएं। कालू की हाँ में हाँ मिलाते हुए भूरू भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर ही होगा और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर लोगों को पानी लेने दोगे तो इसका पुण्य और उसकी दुआएं आपको ही मिलेंगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। सेठ हीरालाल उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वे बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो। तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए, बर्तन लाने के लिए अपने अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने भूरू और कालू से कहा, यह बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्ज वापस किया है उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन एक बात की मुझे बहुत हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो। हम आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए जरूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब कालू ने सारी बात जो किसान के घर में हुई थी वे सेठ को बताई। सेठ और उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गए। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी सभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ हीरालाल भी खुश था। इस घटना के बाद कालू और भूरू ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। उस बुढ़िया के बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज घर पे आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वे काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वे घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट होने नहीं दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए
दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वे बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और उससे घर खेत का सारा काम करवाती है। उसे पौ फटने से पहले उठाती है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती है या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। बुढ़िया उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती थी। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। सास को कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी ना नहीं कहती। तो इस तरह ही दिन बीतते हैं और सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है तो वे परेशान हो जाती है। सोचती है काम करने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी। मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे यह पता चल जाता है कि उसकी बहू गर्भवती है, वे उसे पहले से ज्यादा सताने लगती है। तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वे चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नजदीक पहुँचा है। आप जल्दी से धाय माँ को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें धाय की कोई जरूरत नहीं है। तुम पास के जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से, दुलार से दूध पिलाया और नींबू खिलाकर वे पैदा हो गई थी। इसलिए उसका नाम निम्बावती रखा। वहाँ उस जंगल में एक भील और भीलनी का जोड़ा रहता था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। बहू अपनी बेटी को उस भील और भीलनी को सौंप देती है और कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बेटी को पाकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। इतना करके बहू घर वापस आ जाती है। जब वे अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसने बेटी को जन्म दिया था और वह उसके डर के मारे उसे जंगल छोड़कर आई है। वह बुढ़िया बहुत चालाक थी, बात को पलटती है। वे गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डंगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची से मिलती रहती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। भील और भीलनी के पास निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा,
तुम्हारी ये पत्नी मनुष्य नहीं, डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि यह जरूर उसकी माँ की ही कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से माँ के बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है, तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब ये बात मालूम हो जाती है, तब वह आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है, तो वे सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है और कहती है, ये जीरा लेकर उस गांव में जाना और इसे खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वे उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, उसका नाम जीरावंती रखती है और पहली बेटी को जहाँ रखा था उन्हीं को सौंपकर और ये कहकर कि मेरी बेटी जीरावंती का ध्यान रखना, वे घर वापस आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया है, वे चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने को अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद और 1 साल खत्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहता है, ना माँ को कुछ कहता है, ना पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वे वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है, तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर आमवंती नाम देकर भील और भीलनी को सौंपकर और उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया है। वे मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है, तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते ये बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था, उस गांव में भी ये बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। सुनकर वे बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में भी ये खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है
क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियों को खा लिया है। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वे परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वे तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुँचता है। वह देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पलों में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी हुई तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सब सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने 3 बेटियां खा ली हैं। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है। फिर उसका पति सारी सच्चाई राजा को बताता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। राजा के सैनिक जंगल में जाते हैं और वहाँ भील और भीलनी को सारी बात बताकर तीनों लड़कियों को लेकर आते हैं। अपनी माँ को देखकर उसकी तीनों बेटियां उससे चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है। सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कंपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा बुढ़िया को कारागार में डालने का आदेश देता है। बुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाती है, पर अब उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही था। उसके बाद राजा बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है,
आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वे अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वे बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। धन्यवाद।